नमस्कार, मेरा नाम अनमेश सिंह है और तक्षशिला डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने खबर सुनी होगी कि ईरान के राष्ट्रपति का निधन हो चुका है और पूरा देश ईरान का 5 दिन के लिए शोक मना रहा है। भारत, पाकिस्तान और कुछ देश सीरिया, लेबनान, टर्की ने भी उनके लिए शोक संदेश दिखाया और कल सभी जगह पे गवर्नमेंट ऑफिस में भारत का झंडा आधे पे था, जिसे कहते हैं जो मास्क था वो आधे पे रखा गया था शोक जताने के लिए। बात करते हैं आगे इस पूरी डिटेल के बारे में। तो देखिए, ईरान के राष्ट्रपति गए हुए थे अजरबैजान के पास में एक बॉर्डर था जहां पे वो डैम का इनॉग्रेशन करने गए थे, जिसका नाम था काजी कलाम डैम। जहां पे इनॉग्रेशन करने गए थे, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था अजरबैजान के साथ में ईरान के रिश्ते को सुधारने का। ईरान और अजरबैजान के रिश्ते अच्छे नहीं है, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था जहां पे ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए आगे बढ़ रहे थे। बट ये मसला और सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल पाया। जब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी वापस आ रहे थे इनॉग्रेशन बाद में, तभी उनका हेलीकॉप्टर जो कि एक अमेरिकन कंपनी का था वो क्रैश हो गया था। इसे कई एनालिस्ट अमेरिकन का इसमें दोष दे रहे हैं, क्योंकि आफ्टर सैंक्शन अमेरिका की एक पॉलिसी है, जिस कंपनी को अमेरिका या जिस कंट्री को अमेरिका सैंक्शन करेगा उन्हें कोई स्पेयर पार्ट भी नहीं देगा। तो वो हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा पुराना हो चुका था, लगभग 1980s के या 60s के आसपास को हेलीकॉप्टर था और वो बहुत पुराना हो चुका था। हर हेलीकॉप्टर की एक शेल्फ लाइफ होती है और वो हेलीकॉप्टर उससे एक्सीड कर चुका था। बट इसके पीछे कई कंस्पिरेसी भी है, इसलिए कहा जा रहा है कि क्या ईरान के राष्ट्रपति का हत्या की गई है कि एक एक्सीडेंट था। आइए जानते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति थे कौन, इब्राहिम रईसी कौन थे। तो देखिए, इब्राहिम रईसी का जो जन्म था 1960 में हुआ था और ये जो मसद इलाका है ईरान का, वो उसके सबसे करीबी एरिया में थे और वो जो कि पवित्र इलाका माना जाता है, वो वहीं से बिलोंग करते थे। और इनके बारे में बात करते हैं। इनकी एजुकेशन इस्लामिक लॉ और जूरिस्प्रूडेंस को लेकर थी, जिन्होंने कौम सेमिनरी, जहां से आयतुल्ला रुहुल्ला खमेनी ने भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया था। आयतुल्ला रुहुल्ला खमेनी जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के फाउंडर थे ईरान में, और उसके बाद में इन्हें कहा जाता था कि ये बहुत ही करीब हैं अभी के जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अल खमेनी के, ये बहुत ही क्लोज में थे। इब्राहिम रईसी ने 2 बार में चुनाव लड़ा था, एक बार 2017 में और उसके बाद 2021 में। हालांकि 2021 का चुनाव इब्राहिम रईसी जी ने जीता था, बट 2017 का चुनाव वो हार गए थे। जो 2017 का चुनाव था उस समय खड़े थे हसन रूहानी, जिसके बाद में हसन रूहानी जीते और वो बने थे राष्ट्रपति। और उसके बाद में 2021 में उन्होंने जो रिफॉर्मिस्ट थे कैंडिडेट मोहसिन महरली-ज़दा को हराया था और वो बने थे कंजर्वेटिव पार्टी से राष्ट्रपति बने थे। अब ये कंजर्वेटिव और रिफॉर्मिस्ट क्या है, इसके बारे में एक डिटेल देखते हैं। आइए देखिए, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, तो ईरान में ही 2 पार्टियां बन गई, 2 डिवीजन हो गए। जैसे इंडिया में लेफ्ट और राइट विंग चलता है, ऐसे ही ईरान में था कंजर्वेटिव और रिफॉर्मिस्ट। कंजर्वेटिव जैसे नाम से आपको बता रहे, नाम से समझ में आ रहा होगा, कंजर्वेटिव वो लोग थे जो पुराने शरिया लॉ को फॉलो करना चाहते थे और अपने अंदर कोई तरीके का अपग्रेडेशन नहीं चाहते थे। रिफॉर्मिस्ट वो थे कि जो नए अपग्रेडेशन के साथ में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉ में थोड़ी सी छूट चाहते थे, ताकि वो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ में बराबरी से मिला के चल सके। और कंजर्वेटिव का था ये कि कट्टर ये लोग वेस्टर्न के अगेंस्ट में थे। रिफॉर्मिस्ट था क्या, ये वेस्टर्न के साथ में थोड़ा सा मिला के चलना चाहते थे, इसलिए ताकि जो आपने देखा था एक बार की जो JCPOA, उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। जब सैंक्शन लगाए गए थे ईरान के ऊपर, तो JCPOA एक हसन रूहानी टाइम पे एक एग्रीमेंट किया गया था जिसमें ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाने के बारे में बात की गई थी। तो ये कंजर्वेटिव बने और एक रिफॉर्मिस्ट थे। कंजर्वेटिव पे थे अभी इब्राहिम रईसी थे। और आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे में। तो देखिए, अभी करंट बैलेंस क्या है पावर का, अब आप समझिए। देखिए, जो करंटली जो ईरान की पोस्ट रेवोल्यूशन संभाल रहे थे वो थे कंजर्वेटिव, लेकिन एक समय पे था कि जो रिफॉर्मिस्ट ने भी वहां पे इंजॉय की थी पावर। कब? जब मोहम्मद खतामी उस समय राष्ट्रपति थे। खतामी के अंदर में इस समय जब 1997 से 2005 तक में इन्होंने देखा कि जो रिलेशन थे वेस्ट के साथ में बहुत ही इंप्रूव होने लगे थे, और इसीलिए रिफॉर्मिस्ट का बिलीव था कि अगर वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में बराबरी साथ मिला चलेंगे कदम, तो हो सकता है कि इनकी कंट्रीज में जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है या इकोनॉमिक सैंक्शन है वो उससे हट के आगे बढ़ सकते हैं और कंट्री को नई दिशा दी जा सकती है। बट ये सिलसिला बहुत देर तक नहीं चला। मोहम्मद खतामी जैसे ही गद्दी से हटे, उसके बाद में कंजर्वेटिव के वहां पे अच्छा खासा दबदबा रहा।
देखिए, कंजर्वेटिव ने एक अपनी ग्रिप बना रखी थी इलेक्शन में, डिस्पाइट इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत ज्यादा था ईरान पे। अब भी तो रशिया चल रहा है, इससे पहले क्या था कि ईरान एक ऐसी कंट्री थी जिसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत ज्यादा था। और आपको ये भी याद दिला देंगे जैसे कि अभी कई एसेसिनेशन हुए थे, अभी आपने देखा होगा कि सीरिया में इजराइल ने बॉम्बार्डिंग की थी जिसमें उनके कई ब्रिगेडियर, एक दो ब्रिगेडियर जनरल और जनरल मारे गए थे। ऐसे ही 2020 में एक मूवमेंट हुई थी जब जिसमें इनके जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ हुई थी, और डेथ क्या इनके ऊपर भी अटैक किया गया था, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी को काफी एज मिला। और उसके बाद में इसराइल और फिलिस्तीन के इशू ने कंजर्वेटिव पार्टी को एक और एज दिया रिफॉर्मिस्ट के ऊपर आने के लिए और विजयी पाने के लिए। और उसके बाद आपने देखा कि इब्राहिम रईसी, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, कंजर्वेटिव थॉट से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस इलेक्शन को जीता और प्रेसिडेंसी अपने अंडर में ली। नेक्स्ट स्लाइड की ओर है। ये एक छोटा सा आपको बताना चाहते हैं कि तक्षशिला डिफेंस एकेडमी एक कोर्स लॉन्च कर रही है जो कि डेडिकेटेड होगा एनडीए, सीडीएस और एफकैड के लिए, जिसमें आपके सामने ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे कि इंग्लिश में आपको 85 प्लस मार्क्स तक की तैयारी कराई जाएगी, जीएस में 40 प्लस मार्क्स, कैसे तैयारी होनी, मैथ्स, सीडीएस और एफकैड के सामने आप देख सकते हैं कि मैथ्स के प्रीवियस ईयर के एनालिसिस की जाएगी, वो जो कि खुद टॉपर्स रह चुके हैं और जिन्होंने ये पेपर को मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाइड किया हुआ है। और ज्योग्राफी का क्या सीन होगा कि विद मैप एंड पीवाईक्यूज से हम कवर करेंगे, एंड इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यूज एंड करंट विद एंड हिस्ट्री का पीवाईक्यूज से, क्योंकि हिस्ट्री का पैटर्न चेंज हुआ है। अभी वो मॉडर्न नहीं पूछा उन्होंने, एंशियंट और मेडिवल पे, सॉरी हाँ एंशियंट एंड मेडिवल पे फोकस किया था, तो मॉडर्न उन्होंने फोकस कम किया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो अभी हमारे नंबर हैं, आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लखनऊ में ब्रांच एस्टैब्लिश्ड है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो जेसीओपी के बारे में बात हुई थी, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि 2015 में थी, एक डील थी ईरान एंड द यूएसए के बीच में, जिसमें सैंक्शन को स्मूथ करने के बारे में बात की गई थी। इसका यह मतलब था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम रिस्ट्रिक्शन उसे कम किया जाएगा ताकि ईरान आगे बढ़ सके। आज के समय में ईरान ने 75% के अराउंड तक का न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट कर लिया है। जो कंट्री एक इतने नजदीक पहुंच जाए वो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए ऑलमोस्ट प्रिपेयर है। ये आपके सामने मोस्ट सैंक्शन कंट्रीज की लिस्ट है, जिसके सबसे पहले पायदान पे रशिया है, दूसरे पायदान पे ईरान था। बिफोर द रशिया यूक्रेन इन्वेजन ये रशिया का पोजीशन कहीं और थी, इससे पहले ईरान था। बट अभी जो इन्वेजन के कारण क्या हुआ है कि रशिया टॉप पे चल रहा है और ईरान सेकंड पे है। आइए आगे बात करते हैं। करंट सिचुएशन क्या है। देखिए, जो मोहम्मद मुखबिर हैं, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे अंडर द प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, इन्हें अपॉइंट किया गया है एक्टिंग प्रेसिडेंट, और 50 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अगर ये आप सोच रहे हैं कि अभी ईरान क्रिपल कर सकता है या अभी ईरान डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि इनके जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह अल खमीनी, वो भी जिंदा हैं, वो भी पूरी ईरान की गद्दी संभाल रखे हैं। तो अभी जब तक वो सेफ है तब तक ईरान में ऐसी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आने वाली है। और क्या होने वाला है, एक बात ये भी स्पेकुलेशन में आई है कि जो नेक्स्ट अयातुल्लाह होंगे वो हो सकते हैं कि मुज्तबा खोमेनी, ये अयातुल्लाह अल खमीनी के बेटे हैं। ये कहा जा रहा था कि जो इस समय इब्राहिम रईसी थे, इन्हें अपनी थोड़ी सी एजुकेशन को अपलिफ्ट करना था, वो भी अभी तक अयातुल्लाह नहीं थे, उन्हें अपनी थोड़ी सी एजुकेशन को अपलिफ्ट करना था, जो क्लेरिक रैंक्स था उससे उठाना था, थोड़ा सा अपलिफ्ट करना था, उसके बाद में ये अयातुल्लाह के रेस में आ सकते थे। एक स्पेकुलेशन ये लगाई गई शायद ईरान के ही अंदर के लोगों ने इनकी डेथ कराई है। हो सकता था, कुछ लोग स्पेकुलेशन में आर्टिकल्स में पढ़ने मिले कि जो मुज्तबा खोमेनी है इनका इन्वॉल्वमेंट कहा गया लोगों से, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। और भी स्पेकुलेशन ये है कि हो सकता है कि इजराइल और यूएसए ने अटैक कराया है। देखिए, चांसेस हो सकते हैं, बट इस पे कोई भी इनिशियल कमेंट कर पाना मुश्किल है जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, और ठोस सबूत मिलने के भी चांसेस बहुत कम है। इजराइल ऐसा क्यों करना चाहता है, आप सभी को पता है कि इजराइल के जो बेनिफिट क्या था ईरान पे अटैक करना, ताकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ना हो सके। और ईरान ने अटैक क्यों किया था, ईरान के मतलब क्या था कि वो हिजबुल्लाह को फंड कर रहे हैं, और जो हूती रिबल्स है उनके साथ में इजराइल के ईरान के काफी अच्छे संबंध हैं। इसलिए ये थोड़ा सा एक ज्योग्राफी बैठाई गई है कि शायद इसमें
इसराइल के काफी अच्छे हाथ हो सकते हैं। अब जब इसराइल से पूछा गया कि इसके बारे में आपको क्या विचार है, तो इसराइल ने बहुत पहले ही कमेंट कर दिया था कि इनकी डेथ हो चुकी है। तो एक ये भी डाउट बना हुआ कि शायद मोसाद कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है और सीआईए भी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है, कि इन दोनों के ज्वाइंट एक्शन ने ही ये पूरे इंसिडेंट की खबर रखी थी ताकि वहां पे डेथ हो सके। और डेथ होने के बाद में अब ये देख रहे थे कि लीडर्स कौन कौन एयर क्रैश में मारे गए थे। रमन मैग्सेसे, जिनका आप नाम सुना है कि इनके नाम से अवार्ड भी मिलता है, ये राष्ट्रपति थे फिलीपींस के, इनकी भी डेथ एयर क्रैश में हुई थी। जनरल जियाउल हक का नाम हम सब ने सुना हुआ है, इनकी भी एयर क्रैश में डेथ हुई थी। ये अरविंद लिंडमैन है जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं स्वीडन के। ये राशिद करामी है। अब आप इनके बारे में देखिए खुद से। अब आपको बता दें कि अब 5 दिन का फ्यूनरल चल रहा है, 5 दिन का मौन शोक मनाया जा रहा है पूरे ईरान के अंदर, जहां पे अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी विजिट करने वाले हैं। ये विजिट जो होगी, एक स्ट्रेटेजिक विजिट तो होगी ही होगी, क्योंकि हमारे इससे ईरान से आगे आने वाले समय में रिलेशन अच्छे होंगे। आप सभी ने एक आर्टिकल देखा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा कि चाबहार पोर्ट का एक्सेस मिल चुका है भारत को 10 साल के लिए, और वो ऐसी डील है जिससे हर 10-10 साल पे रिन्यू करते रहेंगे और उसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे पहले क्या था कि सिर्फ एक साल के लिए हमें पोर्ट मिलता था, बट इस समय लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पोर्ट मिल गया। तो ये काफी सिग्निफिकेंट स्टेप होगा कि ये दिखा पाना कि हाँ, हम आपके इस मुश्किल वक्त में साथ में हैं। याद करिए जब हमारे सीडीएस बिपिन रावत चौहान जी, बिपिन रावत सर का जब निधन हुआ था एयर क्रैश में, तो भी पूरे वर्ल्ड ने शोक जाहिर किया था। तो एक पूरा उस समय हमारा भारत भी एक शोक संदेश में था, शोक में था, और सभी ने अपने अपने शोक संदेश को व्यक्त किया था। तो ऐसी सिचुएशन आती है, कंट्रीज के साथ में अप्स एंड डाउन लगे होते हैं, और उस समय ये होता है कि एज अ कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो कि एक इंडिया है, वो क्या स्टेप लेती है डिस्पाइट हैविंग द थ्रेट और मेल्स मैसेजेस फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ वही अच्छे हैं, बाकी सब कंट्रीज के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर को पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना कमेंट हमें बता सकते हैं, अगर आपकी जो भी राय है, और आप किस बात पे वीडियो चाहते हैं, किस पर डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, आप इस पूरे चीज को हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक अपने को ध्यान रखिए, हीट वेव बहुत अच्छी ज्यादा चल रही है। प्लीज बी केयरफुल एंड एंजॉय, and please continue learn and upgrade. That's all. Thank you friends.